आज की कहानी है शारदा आकर मुझे खाना दे दो। शारदा तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? लौट आओ। देखो तुम्हारी बहू ने मुझे कल से खाना नहीं दिया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। शारदा आओ और आकर मुझे खाना दे दो। तुम्हारे जाने के बाद कोई मुझे नहीं पूछता है। तुम थी तो सब कुछ था, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। शारदा तुम मेरे खाने पीने का कितना ध्यान रखती थी, मेरे आगे पीछे घूमती थी मुझे खिलाने के लिए, और मैं नखरे करता रहता था कि मुझे नहीं खाना और तुम जिद करके मुझे खिलाती थी। तुम्हारे जाने के बाद आज मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। तुम लौट आओ शारदा, नहीं तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता। तुम्हारे बिना यह दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे बेटे और बहुओं ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मुझसे आंखें फेर ली हैं। जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया, दिन रात मेहनत की, वही बच्चे तुम्हारे जाने के बाद मेरे दुश्मन बन गए हैं। लौट आओ शारदा, आकर मुझे खाना दो। शारदा लौट आओ। सुखपाल जी अधमरी सी हालत में अपनी चारपाई पर लेटे हुए अपनी पत्नी शारदा का नाम पुकारे जा रहे थे। उन पर बेहोशी सी छा रही थी और वह उसी बेहोशी के आलम में बड़बड़ाए जा रहे थे, लेकिन उनको देखने वाला यहाँ कोई नहीं था। उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उनके दर्द को देखने वाला भी कोई नहीं था। सुखपाल जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटों के नाम रवि और सचिन है और बेटी का नाम राधा है। सुखपाल जी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है, जबकि राधा की शादी अभी नहीं हुई है। वह अभी कुंवारी है और वह दिल्ली में एक वकील है। दिल्ली में ही रहती है। राधा ने 12वीं के बाद दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई और वहीं पर उसने वकालत की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। आज वह दिल्ली में एक सफल वकील है। सुखपाल जी की पत्नी का नाम शारदा देवी था। शारदा देवी जी के देहांत को 6 महीने हो चुके हैं। सुखपाल जी का कानपुर में जूतों का कारोबार है। उनका कारोबार काफी अच्छा है। सुखपाल जी ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। अपने तीनों बच्चों को उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जिस बच्चे ने भी जो फरमाइश की, सुखपाल जी ने वह हमेशा पूरी की। वह अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सुखपाल जी की पत्नी शारदा देवी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुखपाल जी और उनकी पत्नी शारदा जी दोनों अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुखपाल जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और शारदा देवी जी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थीं। तभी अचानक से शारदा देवी जी बैठे बैठे पीछे को गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। सुखपाल जी शारदा जी के पास दौड़कर आते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन वह उनकी कोई भी आवाज नहीं सुन पा रही थी। तभी सुखपाल जी चिल्लाकर अपने बेटों को आवाज लगाते हैं। उनके बेटे और बहुएं दौड़कर आते हैं। सब आनन फानन में शारदा जी को अस्पताल लेकर जाते हैं। दोनों बेटे अपनी माँ को उठाकर भागते हैं और सुखपाल जी भी कांपते हुए पैरों से पीछे पीछे जाते हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर शारदा जी का चेकअप करता है और कहते हैं कि आप इन्हें घर ले जाएं, अब इनमें कुछ नहीं बचा है। यह सुनते ही सुखपाल जी अपना सिर पकड़कर दीवार से लगकर चीख मारकर रोने लगते हैं। सुखपाल जी की दुनिया उजड़ चुकी थी। उनको जमीन हिलती हुई महसूस हो रही थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उनके दिल में तेज दर्द की लहर उठ रही थी। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया था। यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। शारदा जी के बिना तो उन्हें एक पल भी चैन नहीं आता था। अब मैं शारदा के बिना कैसे रहूंगा, यही सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। यह खबर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी अस्पताल में पहुंच गए थे। कुछ लोग सुखपाल जी को पकड़कर घर लेकर आते हैं। सुखपाल जी के पैरों में जान ही नहीं थी। घर आकर भी वे एक तरफ कोने में बैठ जाते हैं और अपना सिर पकड़कर रोते रहते हैं और शारदा को
प्यार भरी नजरों से देखते रहते हैं। शारदा देवी का क्रियाकर्म कर दिया गया और सुखपाल जी अकेले रह गए। सुखपाल जी अपनी पत्नी के गम में अब निढाल हो चुके थे। उन्होंने दुकान पर जाना बंद कर दिया। दुकान दोनों बेटों ने संभाल ली। सुखपाल जी अपने कमरे में चुपचाप पड़े रहते थे। शुरू में तो बहुओं और बेटों ने उनकी अच्छी देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कारोबार और बाकी सब कुछ उनके हाथों में आ गया, वैसे पिता की अनदेखी करने लगे। पिता के अकाउंट में जो भी पैसे थे वह भी धीरे धीरे करके बहाने बनाकर सब निकलवा लिए थे। अब सुखपाल जी बिल्कुल खाली हो चुके थे। एक दिन सुखपाल जी के दांत में दर्द था और उन्होंने बड़ी बहू से दलिया बनाने के लिए कहा, क्योंकि उनसे रोटी नहीं खाई जा रही थी। लेकिन बहू ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इस बुढ़े का तो रोज का यही काम है, फिर दलिया बनाकर दिया ही नहीं, यह बहाना बनाकर कि पिताजी के दांतों में दर्द है, अभी खाना नहीं खाएंगे, और उन्हें 2 दिन तक खाना ही नहीं दिया। सुखपाल जी चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहे। एक तो उनका कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, ऊपर से बहू ने दिया ही नहीं। 2 दिन में उनकी हालत बिना खाए बहुत खराब हो चुकी थी। सुखपाल जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए बेहोशी की हालत में अपनी पत्नी शारदा जी को पुकार रहे थे। शारदा जी को पुकारते पुकारते उनका गला सूख गया था। वह थोड़ी सी हिम्मत करके पानी पीने के लिए उठे, परंतु उठते ही उन्हें इतना तेज चक्कर आया कि वह पानी लेकर वहीं फर्श पर ही गिर पड़े। सुखपाल जी अपने कमरे में गिरे पड़े थे, परंतु किसी ने भी उन्हें नहीं उठाया। उधर राधा घर आने की तैयारी कर रही थी। उसे कानपुर आए हुए 6 महीने हो गए थे। अपनी माँ के देहांत में ही वह घर आई थी। अब उसका घर आने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। आज राधा ने सुबह सवेरे उठकर जल्दी जल्दी काम निपटाया और अपने बैग लेकर फ्लैट से निकल पड़ी और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वह कानपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन कानपुर पहुंच जाती है। राधा स्टेशन पर उतरकर अपने घर के लिए ऑटो करती है। वह अपने घर पहुंचते हुए बहुत उत्साहित थी और अपनी माँ को याद करके दुखी भी थी। फिर उसके बाद इतनी व्यस्त हुई कि कानपुर आना ही नहीं हुआ। तो आज 6 महीने बाद अपने घर आते हुए वह फूली नहीं समा रही थी। अपने पापा से मिलने के लिए वह बड़ी बेचैन थी। पिछले 6 महीने से काम के चलते पापा से फोन पर बात भी कुछ कम ही हुई थी, इसलिए आज पापा से मिलने को बड़ी उत्साहित थी और भैया भाभी भतीजे भतीजी से मिलने का सोचकर वह और अधिक उत्साहित हो रही थी। इतने महीनों बाद अपने पूरे परिवार से मिलने का मजा ही कुछ और है। वह पूरा सफर रह रहकर अपने परिवार की यादों में खोकर बस मुस्कुराए जा रही थी। उसने अपने पूरे परिवार के लिए तोहफे खरीदे हुए थे। वह अचानक अपने घर आ रही थी। उसने किसी को नहीं बताया था। वह सबको सरप्राइज देना चाहती थी। ऑटो उनकी गली के बाहर रुक जाता है। वह इतनी उत्साहित थी कि अपने भाड़े के बचे हुए पैसे भी उसने ऑटो ड्राइवर से वापस नहीं लिए। बोली, भैया आप ही रख लीजिए। उसने घर तक पहुंचते पहुंचते 4 बज चुके थे। वह अपने बैग्स लेकर घर के बाहर आ गई। उसने डोरबेल बजाई, 2-3 बार बजाई तो उसकी छोटी भाभी मधु ने दरवाजा खोला तो अपनी ननद को अचानक देखकर आंखें फट गई, वहीं स्तंभ रह गई। राधा अपनी भाभी को देखकर बड़ी खुश हुई, तुरंत बोली, भाभी सरप्राइज। तो मधु खिजी सी हंसी हंसने लगी। अरे राधा, अचानक से कैसे आना हुआ? ना कोई फोन ना कोई खबर। अंदर घुसते हुए राधा बोली, बस भाभी आप सबको सरप्राइज देने का मन था सो आ गई। राधा अपने बैग्स लेकर सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ जाती है तो मधु उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश करती है। उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देती है, किंतु राधा सीधा अपने पापा के कमरे में ही जाती है और मधु ऊपर अपनी जेठानी के पास भाग खड़ी होती है। पापा के कमरे में जाते ही राधा हक्की बक्की रह जाती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ से बैग्स भी छूटकर नीचे गिर जाते हैं। वह दौड़कर अपने पापा को सीने से लगा लेती है।
उसके पापा अधमरी हालत में अपनी चारपाई के नीचे गिरे हुए थे और पूरे फर्श पर पानी गिरा हुआ था। वह न जाने कब से इस पानी में फर्श पर पड़े हुए थे और बेहोशी की हालत में शारदा शारदा पुकार रहे थे। राधा सबसे पहले उन्हें सहारा देकर उनके बिस्तर पर लिटाती है, उन्हें पानी पिलाती है, फिर उनके कपड़े उतारकर तौलिए से उनका बदन साफ करके दूसरे कपड़े पहनाती है। उसके पिता को इतना भी होश नहीं था कि अपनी बेटी को देख सके। राधा सबसे पहले दौड़कर किचन में जाती है। वहाँ कुछ भी नहीं था। सब खा पीकर बर्तन धोकर किचन साफ करके सब कुछ निपटा कर बैठे हुए थे। वह जल्दी जल्दी करके सूप बनाती है और लाकर अपने पापा को पिलाती है। वह बेसुध पड़े हुए थे। उनका मुंह खोल खोल कर राधा जरा जरा सा सूप उनके मुंह में डालती है। उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वह यह सब देखकर बहुत रोने लगी। उसके दिल पर एक साथ 1000 छुरियां चल रही थी। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था यह हुआ क्या है। वह अपने पापा के सिरहाने बैठ गई, उनका सिर अपनी गोद में रखा और रोने लगी। कहने लगी, पापा यह क्या हालत हो गई है आपकी। मुझसे यह सब सहा नहीं जा रहा है। इतना बड़ा परिवार है आपका, फिर भी आज आप अधमरी हालत में ऐसे नीचे पड़े हुए थे। आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, क्या इसी दिन के लिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं इतनी सफल वकील तो बनी किंतु एक अच्छी बेटी न बन पाई। मुझे माफ कर दीजिए। राधा बहुत तेज रोती रही। उसके आंसू उसके पापा के चेहरे पर गिरे तो वह बहुत ही दबी आवाज में बोले, बेटा राधा रो क्यों रही हो, कब आई बताया भी नहीं, मैं आ जाता रेलवे स्टेशन तुझे लेने। राधा अपने पापा के हाथ अपने चेहरे पर लगाकर और अधिक रोने लगी। इधर ऊपर जाकर मधु ने नीलम को बताया तो दोनों अपनी नंद के पास आती हैं और खिसियानी होकर कहती हैं, अरे राधा बताया तो होता तो तेरे भाई चले जाते तुझे लेने। इससे पहले नीलम और मधु कुछ और बोलती, राधा अपने पापा के बिस्तर से उठकर एक जोरदार थप्पड़ नीलम को जड़ देती है और एक मधु को। दोनों एक स्वर में चिल्लाकर बोलती हैं, राधा यह क्या पागलपन है। राधा एक और थप्पड़ दोनों को जड़ देती है। दोनों अपना गाल पकड़े खड़े हो जाती हैं। राधा एक बड़ी वकील है तो दोनों की हिम्मत नहीं होती उसे पलटकर कुछ कहने की। राधा गुस्से में बोलती है, हाँ यह पागलपन है, तुम जैसे लोगों के लिए यह पागलपन जरूरी होता है, लेकिन हमने किया क्या है, हमारा क्या दोष है। दोनों एक स्वर में बोलती हैं, तुम्हारा दोस्त तो साफ साफ नजर आ रहा है। पापा की यह हालत ऐसे ही नहीं हो गई, तुम लोगों की बदौलत ही पापा आज ऐसी हालत में हैं। मम्मी के देहांत के बाद मैं बेफिक्र होकर दिल्ली चली गई थी कि पापा का ख्याल रखने के लिए इतने सारे लोग हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग मेरे पापा को जीते जी मार रहे हो। बद से बदतर हालत बना दी है तुम लोगों ने मेरे पापा की। तभी उसके भैया के बच्चे भी ट्यूशन से आ जाते हैं, किंतु राधा को गुस्से में देखकर ऊपर भाग जाते हैं। राधा का पारा 7वें आसमान पर था। वह अपनी भाभीियों से कहती है कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं पापा का नाम बदनाम नहीं करूँगी, लेकिन भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राधा कहते हुए अपने पापा के पास बैठ जाती है। मधु और नीलम अपना गाल सहलाते हुए कमरे से बाहर निकल पड़ती हैं। कुछ समय पश्चात राहुल और सचिन भी आ जाते हैं, किंतु वह प्रतिदिन आते ही अपने कमरे में घुसते हैं। आज भी आते ही अपने कमरे में जा घुसे और जाते ही उनकी पत्नियों ने उन्हें राधा के खिलाफ 1 की 10 लगाकर भड़का दिया। वह दोनों भी अपनी पत्नियों के गुलाम थे। उनके बहकावे में आकर हमेशा उल्टे सीधे काम करते रहते थे। आज भी वैसा ही किया। दोनों पापा के कमरे में गए और जाते ही राधा पर बरस पड़े। यह तक भी नहीं सोचा कि इतने समय पश्चात हमारी बहन आई है, उसका हाल चाल पूछते, बल्कि जाते ही उस पर भड़क उठे। यह हम क्या सुन रहे हैं,
तूने अपनी भाभीियों पर हाथ उठाया है? दोनों एक स्वर में तेज आवाज में बोले। हाँ, आपने सही सुना है, राधा ने भी बेबाक जवाब दिया। तुझे शर्म नहीं आई इन पर हाथ उठाते हुए? यह मत सोचना तू वकील है तो कुछ भी करेगी। अपनी वकालत अपने पास कोर्ट में ही दिखाना, हमारे घर में दिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों भाई गुस्से में तिल मिलाकर बोले जा रहे थे। आवाज नीचे करके बात करो। जो तुम लोगों ने किया है ना, उसके लिए तुम सबको जेल करा सकती हूँ मैं, राधा ने गुस्से में कहा। भाई बोले, क्या किया है हमने? तुमने पापा के साथ जो किया है उसके लिए तुम लोगों पर कई धाराएं लगाकर तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। यह सुनते ही दोनों भाइयों के स्वर नीचे हो गए। फिर राधा ने खूब सुनाई। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, भाभी तो गैर है, अपनी औलाद होकर तुम लोग पापा के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। अरे धिक्कार है तुम जैसी औलाद पर। आज जिसकी बदौलत यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहे हो, सब पापा की देन है। और पापा को आज तुम लोगों ने इस हालत में छोड़ दिया। मैं इसी भ्रम में जी रही थी कि पापा बहुत ऐश में होंगे। 2 बेटे 2 बहुएं हैं। मुझे मालूम नहीं था कि ऐश नहीं जंजाल में है मेरे पापा। वो तो अचानक से आ ही गई, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। दोनों भाई चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे। फिर उनकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। कमरे के बाहर खड़े होकर दोनों भाभी भी सब सुन रही थी, किंतु अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सुखपाल जी को भी तब तक काफी होश आ चुका था। वह भी लेटे हुए सब नजारा देख रहे थे। राधा अपने भाइयों को कह देती है, अब आप लोग जा सकते हो, पापा को नींद आ रही है। दोनों भाई चुपचाप बाहर जाते हैं। राधा 2-3 दिन अपने पापा की खूब सेवा करती है। उन्हें अपने हाथों से उनकी पसंद का पूछ पूछ कर खाना बनाकर खिलाती है, फल खिलाती है, जूस पिलाती है, जिसके चलते उसके पापा बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। फिर राधा अपने पापा का सामान अपने सामान के साथ रखने लगती है तो उसे सबके गिफ्ट दिखाई पड़ते हैं। वह सब बाहर निकाल लेती है और अपने भतीजा भतीजी को देकर बाकी अपने गली के गरीब लोगों में बांट देती है, क्योंकि जिस मन से और खुशी से वह सबके लिए गिफ्ट लाई थी, अब वह मन और खुशी मर चुकी थी। अब उसके मन में अपने भाई भाभी के लिए कोई प्रेम बाकी नहीं रहा था। अपने पापा के गिफ्ट वह बैग में ही रखे रखती है। सब पैकिंग करके पापा को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन अपने पापा को लेकर दिल्ली पहुंच जाती है। जाते ही अपने पापा की सेवा में लग जाती है और अपने काम को कुछ दिन के लिए स्टॉप लगा देती है। अगले दिन राधा का दोस्त मोहन आता है, जिसने राधा के साथ ही वकालत की पढ़ाई की है और हाई कोर्ट में ही वकील है। वह राधा के पापा को देखकर बहुत खुश होता है, नमन करता है, चरण स्पर्श करता है। सुखपाल जी भी उससे काफी प्रभावित होते हैं। वह सुखपाल जी से ढेर सारी बातें करता है। सुखपाल जी मोहन से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं तो मोहन बताता है कि मैं अकेला रहता हूँ। मेरे मॉम डैड दुबई में जॉब करते थे, मैं अपनी दादी के पास दिल्ली में रहता था। जब मैं केवल 10 साल का था, मेरे मॉम डैड एक्सीडेंट में चल बसे। दादी ने ही मुझे पाला पोसा है। 3 साल पहले दादी भी मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। राधा मेरी अच्छी दोस्त है। तो बस इसके साथ पूरा दिन कोर्ट में ही निकल जाता है। मोहन की आंखों में पानी आ जाता है तो सुखपाल जी उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं, बेटा, जब राधा तुम्हारी दोस्त है तो मैं भी तो तुम्हारा पापा हूँ, तुम मेरे बेटे ही हो। आज के बाद खुद को अकेला मत समझना, मैं और राधा है ना तुम्हारे लिए। मोहन उनके गले लग जाता है और राधा के साथ मिलकर उनकी सेवा करता है, जिससे सुखपाल जी जल्दी ही एकदम फिट हो जाते हैं। एक दिन सुखपाल जी राधा से मोहन से शादी करने की बात करते हैं तो राधा मना कर देती है, किंतु सुखपाल जी को मोहन बड़ा भा जाता है तो वह राधा को भी उसके लिए राजी कर लेते हैं। परंतु राधा के मन में मोहन को लेकर यह दुविधा थी कि जब अपने बेटे ऐसे निकले तो क्या पता मोहन भी शादी के बाद अपने रंग दिखाए और मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
सुखपाल जी अपनी बेटी की इस दुविधा को महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से अपनी वसीयत के पेपर तैयार करवाए और अपना घर और दुकान राधा के नाम कर दिया। फिर दोनों बाप बेटी कानपुर गए और वहां जाकर अपना घर और दुकान अपने बेटे बहू से खाली कराने लगे। तो पहले तो बेटे बहुओं ने काफी हठ धर्मी दिखाई और फिर अपने किए पर माफी मांगने लगे, किंतु सुखपाल जी ने उन्हें माफ नहीं किया और उन्हें पुलिस की धमकी देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। घर खाली होने पर उसे और दुकान को बेचकर दिल्ली में फ्लैट खरीद लिया। अब मोहन की परीक्षा बाकी थी, तो दोनों बाप बेटी ने मिलकर मोहन की परीक्षा ली। राधा ने उसके सामने अपने पापा की खूब बुराई की। यह बुढ़ा अपने बेटों को छोड़कर मेरे पीछे लग गया, अब काम करूं या इनको संभालूं? मोहन के सामने राधा अपने पापा को उल्टा सीधा बोलती रही। तो मोहन ने उसे कहा कि राधा तुम यह क्या कह रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मानता था, लेकिन तुम्हारी सोच तो बहुत घटिया निकली। और वह तुम्हारे पापा ही नहीं है, मेरे भी हैं। अगर तुम्हें उनसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें उनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मोहन गुस्से में बोलता हुआ कमरे में जाता है और पापा को खड़ा करता है। फिर कहता है, पापा आप मेरे साथ चलिए, आज से आप मेरे साथ ही रहेंगे। तो सुखपाल जी और राधा दोनों खूब हंसने लगते हैं। मोहन अचंभे में आ जाता है, तो सुखपाल जी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम परीक्षा में पास हो गए हो। राधा और सुखपाल जी उसे सब बता देते हैं, तो मोहन भी हंसने लगता है। वह खुद भी राधा को चाहता था, किंतु कभी कह नहीं पाता था। आज सुखपाल जी ने उसकी भी टेंशन दूर कर दी थी। सुखपाल जी राधा और मोहन की शादी कर देते हैं और सब एक साथ सुखपाल जी के साथ उन्हीं के फ्लैट में रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में आपके क्या कमेंट हैं, जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।